नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण समकालीन कवि वीरेन डंगवाल और उनकी कविता तोप पर आधारित यह कार्यक्रम। वीरेन डंगवाल की तोप शीर्षक कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। साथियों, अभी आपने सुना कविता पाठ। अब हम कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से हिंदी अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के मूर्धन्य विद्वान हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वीरेन डंगवाल और उनकी कविता तोप पर परिचर्चा कर रहे हैं। वीरेन डंगवाल जनसाधारण के कवि हैं और जनसाधारण से जुड़ी हुई चीज़ों पर वे सहज ही कविता कर जाते हैं। उनकी इस कविता पर परिचर्चा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, बहुत अच्छा होगा कि हम इस कविता पर चर्चा करें। उससे पहले वीरेन डंगवाल का संक्षिप्त परिचय यदि आप हमारे छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, कविता समझने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब। वीरेन डंगवाल उत्तराखंड के रहने वाले थे जी, और उनका जन्म आज़ादी मिलने के ठीक 10 दिन पहले हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने वास्तव में आज़ाद हवा में सांस ली क्या बात और उस विकास के साथ
उनकी चेतना का विकास हुआ और उसी के अनुरूप उनकी कविता के स्वरूप का भी विकास हुआ। अच्छा। तो बदलते हुए भारत को एक युवा देख रहा है और उसके साथ उसकी चेतना का विकास हो रहा है, ये उनकी कविता के स्वभाव में झलकता है हमें। अच्छा। जैसे आपने कहा कि वो जनसाधारण के कवि थे, तो जनसाधारण के कवि थे इसीलिए कि स्वाधीनता आंदोलन जनसाधारण के बल पर चला था और उसके बाद जनसाधारण की अपेक्षाएं थी और जीवन जिस तरह बदल रहा था उसको वो देख रहे थे। वे पेशे से अध्यापक थे और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता का काम भी साथ में अपनाया। पहले इलाहाबाद में रहते थे। अच्छा। इलाहाबाद के बाद फिर वो बरेली आ गए और अंतिम समय तक बरेली में रहे और बरेली में वो समाज का अभिन्न अंग बन गए थे। अच्छा। इलाहाबाद में तो वो बहुत रमे हुए थे और जिस कविता पर बात करने जा रहे हैं वो इलाहाबाद से ही संबंधित है। जी। लेकिन उनका बरेली का जीवन इस मायने में अद्भुत है कि बरेली में गैर साहित्यिक बिल्कुल साधारण लोग भी उनसे जुड़े हुए थे और हजारों लोग थे जो वीरेन जी से सहायता लेते थे। अच्छा। वीरेन जी उनकी मदद करते थे। लेकिन वीरेन जी को कभी ये बोध नहीं होता था कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। वो इतने सहज भाव से तो एक मनुष्य के रूप में वीरेन जी बहुत अद्भुत थे और इसीलिए गैर साहित्यिक लोगों में भी बड़े लोकप्रिय थे, पत्रकारों में बड़े लोकप्रिय थे वीरेन जी। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और बाकी पुरस्कार तो मिले ही। तो इस तरह से वीरेन जी को अपनी कविता के लिए जीवन में प्रतिष्ठित मंचों का भी स्वीकार्यता मिली और साथ साथ समाज की स्वीकार्यता भी मिली। क्या बात, बड़ी बात है ये। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब इस तोप नामक कविता का अर्थ और थोड़ी व्याख्या अगर कर दें तो बेहतर रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये कविता इलाहाबाद से संबंधित है। जी। इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा बाग है, कंपनी बाग नाम है उसका। अच्छा। तो जैसे ये कंपनी बाग ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी, तो उन लोगों ने कंपनी बाग बाग बनाया था जिसको उन्हीं के नाम पे कंपनी बाग कहा जाने लगा। तो उस आज़ादी के बाद उस बाग के गेट पर, दरवाजे पर एक तोप रखी हुई है। अच्छा। ये तोप 1857 की स्मृतियों से जुड़ी हुई तोप है। तो उस समय अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दमन किया था और उस दमन के लिए एक साधन तोप था। तो वो तोप है जो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी हुई है। और खास बात यह है कि ये कवि आजादी के कई दशक बाद जी, आजादी की पहली लड़ाई में इस्तेमाल की गई तोप का स्मरण कर रहा है। अच्छा। और इस तरह यह तोप स्मृतियों के कुछ विशेष तरह के प्रसंग जी जगाता है। अद्भुत प्रतीक बन जाता है ये तोप। जो पहली लड़ाई 1857 की लड़ाई, आजादी की पहली लड़ाई थी। तो और अभी 47 की आजादी के कई दशक के बाद वो कवि जी उस तोप को याद कर रहा है जी, जिसने पहली आजादी की लड़ाई का दमन किया था। उस तोप को याद कर रहा है। इसलिए इस स्मृति के साथ बहुत से प्रसंग जुड़ जाते हैं। अब आप देखें, इसलिए तोप का वर्णन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन थोड़े में ही वो बहुत सारे संकेत कर देता है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। अब धरोहर है इसलिए संभाल होती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब 2 बार का मतलब ही हुआ कि आजादी से संबंधित जो 2 अवसर आते हैं उन 2 अवसरों पर ये चमकाई जाती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अच्छा। तो ये हुआ। लेकिन आप देखें कि ये 57 की तोप है, तो 57 की तोप रखी गई है कंपनी बाग के मुहाने पर। तो कंपनी बाग अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये तोप भी अंग्रेजों की इस्तेमाल की हुई है। इस तरह वो अंग्रेजों के जुल्म की निशानी है। अच्छा। तोप। अब हमारा संघर्ष और उस संघर्ष का दमन तोप इस प्रतीक को व्यक्त करती है। इसलिए तोप एक प्रतीक भी है, केवल दृश्य नहीं है। तो जब इस तरह का प्रतीक है तो कवि उस सारे संदर्भ को याद करा रहा है इस प्रतीक के माध्यम से। अच्छा। जी। और इस तरह जो विरासत है
वो हमें अतीत का ज्ञान कराती है, उससे जोड़ती है। और विरासत हमेशा गौरवपूर्ण ही नहीं होती है, विरासत हमेशा गौरवपूर्ण ही नहीं होती है, वो दुखदाई भी होती है। ये दुखदाई स्मृति है 57 की तोप, वो आतंक का प्रतीक है, केवल गौरव का प्रतीक नहीं है। इस तरह कवि इस एक प्रतीक से देखिए कितने काम लेता है कविता में, और यही कविता की विशेषता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब ये जो सूरमा हैं, ये कौन सूरमा हैं? ये वो सूरमा हैं जिन्होंने संघर्ष किया था 57 में। इस तोप ने उनके धज्जे उड़ाए थे, भारतीय सैनिकों के, जो 57 में आजादी के लिए लड़ रहे थे, देश के सैनिक, उनके धज्जे इस तोप ने उड़ाए थे। इसलिए ये तोप स्वाधीनता सेनानियों के दमन का प्रतीक है, दमन की विरासत है। हमारा कवि जब उसको रख रहा है, देखिए बिना किसी क्रोध, बिना किसी उत्तेजना के कवि कितने सूक्ष्म और सांकेतिक ढंग से उस निर्मम दमन का और साथ साथ अपने सूरमाओं का स्मरण भी करता है। तो ये संघर्ष का और दमन का द्योतक है। अब इतिहास की हर चीज विरासत है हमारी, और हम उसको संभाल के रखते हैं। हम दमन के इस प्रतीक को भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम अपना संघर्ष भी याद करते हैं, अपनी बहादुरी भी याद करते हैं, और उसका दमन भी याद करते हैं। और नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी तक वो पहुंचता है। याद रखते हैं का मतलब है कि हम उसको जीवित रखते हैं, यानी अभी वर्तमान में भी उसको बनाए रखते हैं, नई पीढ़ी को भी उससे परिचित कराते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर वह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। अब देखें आप कि जो कभी सत्ता के दमन का साधन था और इतने बड़े देशव्यापी संघर्ष का जिसने दमन किया था, वो प्रतीक कैसा हो गया है, वो तोप कैसी हो गई है, अब वो इस्तेमाल में नहीं आती है, अब वो निरर्थक हो गई है। और वो दमन का साधन था वो व्यर्थ हो गया है, और बच्चे खेलते हैं और वो चिड़ियों का आश्रय बन गया है। तो इस तरह यहाँ बच्चे और चिड़ियां, ये उस तोप के विपरीत दो प्रतीक हैं। अच्छा, तो ये बच्चे उस पर बैठकर खेलते हैं, घुड़सवारी करते हैं, और चिड़ियाएं उस पर गपशप करती हैं, और गौरैया तो उसके मुंह के भीतर भी घुस जाती है, नाल के अंदर जिस नाल से कभी गोले निकलते थे आग से भरे हुए, अब एक गौरैया छोटी सी प्यारी सी और कोमल गौरैया, वो उसके भीतर, निरीह गौरैया, वो उसके भीतर घुस जाती है। तो ये उस तोप के दमनकारी रूप की निरर्थकता है, व्यर्थता है, कवि यहां तक बात को पहुंचाता है। इसके बाद वो अंत में एक टिप्पणी भी कर देता है, हालांकि इतने में वो बात आ जाती है, लेकिन फिर भी कवि उस संदेश को व्यक्त करता है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। क्या बात। तो तोप का मुंह बंद होने का मतलब है, जो तोप गोला उगलती थी अब वो गोला नहीं उगल सकती, तोप का मुंह एक दिन बंद होना है, चाहे वो जितनी बड़ी हो। अब आप देखें कि यहां दो बातों का उल्लेख करना जरूरी है। एक तो ये कि दमन के साधन व्यर्थ हो जाते हैं, चाहे जितने ताकतवर हो। दूसरे, सहजता विजयी होती है। जीवन की जो सरलता है, जीवन की स्वाभाविकता है, जीवन की जो कोमलता है, अंत में वही विजयी होती है। इसमें डॉक्टर साहब वो कहती हैं कि वे बताती हैं, अभी मैं आ रहा हूं, वे बताती हैं, इससे ही नहीं बात बनेगी। इसलिए कि ऊपर है तोप बताती है, और यहाँ है ये जो चिड़ियाएं हैं वे बताती हैं। तो एक तरफ तोप एक संदेश दे रही थी, दूसरी तरफ चिड़िया दूसरा संदेश दे रही है। ये बताती हैं को जो दोहराया है कवि ने, ये इस कवि का की कला है। ऊपर से देखने में कला नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ये कला है कि एक तोप बता रही थी, एक चिड़िया बता रही है, तो दो बिल्कुल विरोधी बातें दोनों बताते हैं। और कवि का अपना पक्ष क्या है? कवि तोप की बताई हुई बात को स्वीकार नहीं करता, वो चिड़िया की बताई हुई बात को
समर्थन देता है, क्योंकि स्वीकार तोप करता दमन है। करती है। तो दमन कर, वो अपने दमन की ताकत बता रही थी और चिड़िया उस दमन की व्यर्थता बता रही है। वो जीवन की सहजता और जीवन की कोमलता की विजय बता रही है। और कवि, और देखिए कवि रचनात्मक होता है, तो जो रचनात्मक प्राणी होगा वो इस विजय पर, जीवन की सहजता कोमलता की इस विजय पर भरोसा करेगा और उसको ही स्वीकार करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी एक जिज्ञासा है कि इस कविता में कंपनी बाग में रखी हुई तोप साल में 2 बार चमकाने का क्या संदर्भ है? देखिए, चूंकि उसका आज़ादी के संघर्ष से संबंध रहा है, हाँ, तो 2 बार जो आज़ादी 47 में मिली आज़ादी है, उसके बाद 2 बार आज़ादी से संबंधित प्रसंग आता है। अच्छा, माने स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस। अच्छा, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, हाँ, इन 2 अवसरों पर ये तोप भी चमकाई जाती है और साथ साथ कंपनी बाग भी चमकाया जाता है। और क्योंकि उन अवसरों पर वहां आयोजन होता है, तो ये तोप, अब ये देखिए आपकी जो तोप किसी जमाने में एक जीती जागती ताकत थी और हर समय रोज सफाई होती थी, जिसकी जो रोज इस्तेमाल होती थी, वो अब साल में 2 बार चमकाई जाने वाली चीज बन के रह गई है। और इस तरह कैसे उसकी व्यर्थता बड़े सहज ढंग से और नुमाइश की चीज बन गई है। तो दमन की जो ताकत थी वो आज नुमाइश की निर्जीव चीज बन गई है। तो ये जो कंपनी में रखी गई तोप है, क्या इसका संदर्भ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं? हाँ, वो तो है ही है, क्योंकि कंपनी बाग भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ बाग था। वो अपने अधिकारियों के घूमने टहलने के लिए उन्होंने सैर, सुबह की शाम की सैर के लिए बनाया था जी। और वो तोप उसके बाद 57 में दमन के काम में आई थी। तो अब बाद में जब अंग्रेज जीते तो उन्होंने उस तोप को वहां निशानी के तौर पर रख दिया। लेकिन हमारी 47 की आजादी के बाद उस तोप का क्या महत्व रह गया? अब वो केवल उसकी याद दिलाने वाला एक प्रतीक बन के रह गया है। ये इसका संदर्भ है। ये डॉक्टर साहब, इस कविता में तोप के साथ साथ बच्चे, चिड़िया, इनका भी इस्तेमाल कवि ने किया है। हाँ, डॉक्टर साहब, इनका प्रतीकों का क्या अर्थ होगा इसमें? डॉक्टर साहब देखिए, जैसे तोप जी एक तरफ दमन का प्रतीक है, तो दमन किसका? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जो 1857 में आजादी के लिए लड़ रहे थे जी। तो हमारे संघर्ष का और साथ साथ अंग्रेजों के दमन का पता देती थी। ऐसे ही ये जो बच्चे हैं उस तोप पर घुड़सवारी कर रहे हैं। हाँ। चिड़ियाएं हैं उस तोप के मुंह पे बैठी हुई हैं। अब अगर तोप इस्तेमाल हो रही होती तो यह नहीं होता ना। तो और बच्चे निरीह होते हैं, निश्चल होते हैं। चिड़िया भी प्रकृति का एक बड़ा कोमल सा छोटा सा जीव है। तो आप देखें कि जो निरीह, कोमल, स्वाभाविक, ऐसे मतलब सुंदर प्राणी हैं, सुंदर चीजें हैं, ये अब उस पर हावी हो गई हैं। तो दमन की ताकत का प्रतीक अगर तोप थी, तो जीवन की सहजता, निश्चलता, कोमलता, स्वाभाविकता के प्रतीक ये बच्चे और चिड़िया हैं। और इस तरह कवि 2 तरह के प्रतीक इसमें इस्तेमाल करता है। प्रतीक तो कला होती है। और इसीलिए आप देखें कि पहले तोप बताती थी, अब बच्चे और चिड़िया बताते हैं। इस तरह 2 प्रतीक हैं, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। अच्छा, इस कविता का संक्षेप में मूल संदेश और बता दें। जी डॉक्टर साहब, इसका मूल संदेश तो जैसा कि स्पष्ट है कि दमन चाहे जितना सशक्त हो, अंत में वो व्यर्थ हो जाता है और जीवन अपनी सहजता को फिर से पा लेता है। और अंत में जीवन ही विजयी होता है, जीवन की सहजता ही विजयी होती है। दमनकारी सत्ता और दमनकारी शक्तियां अंत में पराजित होती हैं। तो ये इसका मूल सत्य है और पूरी कविता इसी तथ्य को सामने रखती है। और इस कविता के प्रसंग में नागार्जुन की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता याद आती है, शासन की बंदूक, जिसमें है ना कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। यहाँ तोप है, वहां बंदूक थी, वो पहले की कविता है। तो कंकालों की हूक को चाँप के एक शासन की बंदूक खड़ी हो गई है, वो भी दमन का प्रतीक है। लेकिन अंत आते आते क्या कहता है? जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। क्या बात। तो दमन से जब ठूंठ भी जल के पेड़ ठूंठ हो गए हैं, हरे पेड़, इतना दमन हुआ है। और उस दमन के बाद जहां ठूंठ हो गया है जल के पेड़, उस ठूंठ पे एक चिड़िया बैठी, कोयल, और कोयल कूक गई
और शासन की वो बंदूक उस कोयल का बाल बांका नहीं कर सकी। क्या बात तो है। दमन की व्यर्थता कवियों ने बार बार दिखाई है। वीरेंद्र डंगवाल हिंदी काव्य परंपरा की उस धरोहर से अपने को जोड़ते हैं। क्या बात है। ये उनकी बड़ी ताकत है। डॉक्टर साहब, आपने इस कविता के कठिन बिंदुओं को बहुत सरल तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया है, समझाया है। इससे हमारे विद्यार्थियों को निश्चय ही बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने महत्वपूर्ण समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल और उनकी कविता तोप से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें। अध्यापक बंधुओं से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में कविता के प्रति प्रश्नाकुलता पैदा करें, प्रश्न पूछने की प्रेरणा पैदा करें, साथ ही चर्चा परिचर्चा करते हुए उनका समाधान भी प्रस्तुत करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET चाचा नेहरू भवन NCERT श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।